हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सी के एफआर सब्जेक्ट से इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 12, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। काफी इंपॉर्टेंट सम है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर होते हैं। अच्छा, ये सब स्टार्ट होने के पहले एक बार खुद पूरा क्वेश्चन रीड करना। काफी बड़ा क्वेश्चन है, एक बार पूरा क्वेश्चन खुद रीड करना, फिर मेरे साथ में करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। H Limited acquired equity shares of S Limited, a listed company, in two tranches as mentioned in the below table. पहले हमने 15% खरीदा 1 नवंबर, फिर 45% खरीदा 1 जैन। द शेयर्स वर परचेस्ड बेस्ड ऑन द कोटेड प्राइस। नॉर्मल है, कोटेड प्राइस के हिसाब से खरीदेंगे हम। ओके, तो हमने 45% जब खरीदा तब हमारा टोटल 60% हो गया। तो वो दिन में 45% जब खरीदा मतलब 1 जैन, इस डेट पे हमें कंट्रोल मिला है। और ये हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन होगा। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? द डेट ऑन विच कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट पैरा में लिखा भी गया है, बोथ द अबव मेंशन कंपनीज हैव रुपीज एज ए फंक्शनल करेंसीज। कॉन्सिक्वेंटली एच लिमिटेड अक्वायर्ड कंट्रोल ओवर एस ऑन 1 जैन। जो दिन पे डेट ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे वो दिन हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन होगा, और वो हमारा फर्स्ट डे ऑफ कंसोलिडेशन होगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एट एच लिमिटेड। ये सब्सिडी का बैलेंस शीट दिया है, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू देके रखा है। आगे जाते हैं। चलिए, देखिए हमें करना क्या है, एक बार पहले सब में समझ लेते हैं फिर हम आगे जाते हैं। ये फुल फ्लेज सब नहीं है, इसमें मेनली हमें गुडविल फाइंड करना है। तो गुडविल के लिए मुझे कंसिडरेशन पेड पीसी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेट एसेट, हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट क्या है हमें वो चाहिए। तो उसका वर्किंग नोट जस्ट रेडी रखा है। तो अभी हम फोकस करते हैं पीसी के कैलकुलेशन पे और आईएनए के कैलकुलेशन पे। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी X7। लॉसूट फाइल्ड बाय अ कस्टमर फॉर अ क्लेम ऑफ 2 crores, fair value 0.5. It is not probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the claim. ये पैरा बोल रहा है कि इट इज नॉट प्रोबेबल। मतलब देखिए, इंड एस 37 में अगर हम जाएंगे तो प्रोविजन क्रिएट करने के 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला, देयर शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स। प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन होना चाहिए। सेकंड, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज वो प्रोबेबल होना चाहिए, इट शुड बी प्रोबेबल। और थर्ड था कि रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। तो एज पर इंडिया 37 हमें प्रोविजन नहीं क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इट इज नॉट प्रोबेबल। तो जो सेकंड कंडीशन है कि इट शुड बी प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी देयर, तो इसमें तो नॉट प्रोबेबल है। तो एज पर 37 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्रोविजन नहीं करना है। पर एज पर इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन हमें प्रोविजन क्रिएट करना है हमें। क्योंकि एज पर 103 हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन से फिगर पे लेने हैं? हमें लेने हैं फेयर वैल्यू पे। हमें फेयर वैल्यू पे लेने हैं। फाइन। तो अब 37 मना करता है, 103 हाँ बोलता है कि प्रोविजन क्रिएट करना है, तो हम क्या करें? तो ऑब्वियसली 103 विल प्रिवेल। क्यों? क्योंकि 103 एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, एंड स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर जनरल प्रोविजन। हमने लॉ में बेसिकली ये पढ़ा है। तो 103 एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, 37 जनरल है, सबके लिए डील करता है, पर 103 स्पेसिफिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन में डील करता है। तो 103 विल प्रिवेल। फाइन। तो हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। सेकंड थिंग, एनी अमाउंट विच शुड बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉ सूट विल बी टैक्स डिडक्टेबल। अब ये टैक्स डिडक्टेबल रहेगा, तो मतलब इस पे हम डिफर्ड टैक्स का इंपैक्ट देखेंगे। डिफर्ड टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी वो हम बाद में देखेंगे, पर उसका इंपैक्ट चेक करेंगे। आगे, इनकम टैक्स डिमांड ऑफ 7 crores रेज्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज। इनकम टैक्स ने 7 crores हमसे मांगे हैं। एस्टिमेटेड हैज चैलेंज द डिमांड ऑफ द कोर्ट। उसका फेयर वैल्यू 7 है। देखिए, डिपार्टमेंट ने 7 मांगा है, फेयर वैल्यू 2 है। अगेन इट इज नॉट प्रोबेबल। तो अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड। तो अगेन 37 के हिसाब से प्रोविजन नहीं क्रिएट करना है क्योंकि इट इज नॉट प्रोबेबल। पर एज डिस्कस्ड अभी 103 के हिसाब से हमें प्रोविजन करना है, हमें फेयर वैल्यू पे लेना है, तो हम ये फेयर वैल्यू पे लेंगे। 2 पे, 2 crores पे हम लेंगे। फिर आते हैं डिफर्ड टैक्स पे। क्या इस पे डिफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे? तो ऑब्वियसली नो, इसमें हम डिफर्ड टैक्स इग्नोर करेंगे। रीजन, डिफर टैक्स कब क्रिएट किया जाता है? एज पर इंडियस 12 डिफर टैक्स क्रिएट किया जाता है ऑन ऑन टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंस। जो टाइमिंग डिफरेंस टेम्पररी है, टेम्पररी मतलब समझो अकाउंट्स ने कोई एक्सपेंस करंट ईयर क्लेम किया है, और इनकम टैक्स में वो एक्सपेंस हमें नेक्स्ट ईयर अलाउेबल होगा या उसके नेक्स्ट ईयर अलाउेबल होगा, इन शॉर्ट फ्यूचर में अलाउेबल होगा। या उल्टा ले लो कि इनकम टैक्स ने अभी ले लिया और अकाउंट्स में फ्यूचर में आने वाला है, तो टाइमिंग डिफरेंस होगा।
मतलब इनकम टैक्स ने अभी लिया है और इसने बाद में लिया है अकाउंट्स ने, या फिर उल्टा। तो हम टेम्पररी, वो टेम्पररी डिफरेंस होता है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि दोनों में आ रहा है, पर टाइमिंग डिफरेंस है भाई, एक ने अभी लिया एक ने बाद में लिया। पर जो परमानेंट डिफरेंस होते हैं अदर देन टेम्पररी, जैसे कि ये है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज नेवर अलाउड एज डिडक्शन इन बिजनेस प्रोफेशन। हमने देखा है इनकम टैक्स में क्या हमें इनकम टैक्स पे डिडक्शन मिलता है? तो नहीं मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है ये परमानेंट रहेगा, इसीलिए उस पर डिफर टैक्स नहीं क्रिएट होगा। फाइन, नेक्स्ट वन। इन रिलेशन टू द अबव कंटीजेंट लाइबिलिटीज, ये जो 2.5 करोड़ का कंटीजेंट लाइबिलिटी है, ये 0.5 और ये 2 करोड़, ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, उसके लिए एच लिमिटेड हैज गिवन एन इंडेमनिफिकेशन अंडरटेकिंग टू एच अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ का इंडेमनिफिकेशन है, मतलब हमें वो रिसीव होगा, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। डेफिनेटली ये हमारे लिए असेट है, रिसीवेबल है। तो ये किस पे रिकॉर्ड होता है? इंडेमनिफिकेशन के लिए रूल क्या है कि जो फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी है, जो फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी उस पर रिकॉर्ड होगा। और और ये जो इंडेमनिफिकेशन एसेट है, जो इंडेमनिफिकेशन एसेट है उस पर रिकॉर्ड होगा, विच एवर इज लोअर। देखिए लॉजिकल भी है कैसे। अभी इसमें मेरा फेयर वैल्यू 2.5 है लाइबिलिटीज का, मतलब उतना मैं भरना मुझे आ सकता है, लेकिन इंडेमनिफिकेशन 1 करोड़ है तो हमें 1 करोड़ मिलेंगे। एज ऑफ नाउ ये एक्सपेक्टेड है, फेयर वैल्यू है। अच्छा, सपोज अगर उल्टा होता, उल्टा इन द सेंस, सपोज अगर इंडेमनिफिकेशन 1 करोड़ है पर फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी सिर्फ 0.8 है, तो अगर लाइबिलिटी 0.8 है तो क्या सब्सिडरी हमें 1 करोड़ देगा? तो नहीं। तो जो एसेट एक्सपेक्टेड है वो भी 0.8 हो जाएगा। इन शॉर्ट हमें विच एवर इज लोअर पे लेना है, तो हम 1 करोड़ पे लेंगे। इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है 2.5 करोड़ और इंडेमनिफिकेशन एसेट है 1 करोड़, तो लोअर है 1 करोड़, तो हम 1 करोड़ पे लेंगे। ₹1 करोड़ represents the acquisition date fair value of the indemnification undertaking. ठीक है, any amount which should be received in respect to the above undertaking shall not be taxable। तो इस पे हमें डिफर्ड टैक्स नहीं क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडemnification एसेट है ये इट इज नॉट टैक्सेबल, मतलब इनकम टैक्स में कभी नहीं होगा और अकाउंट्स में ऑब्वियसली होगा। तो ये अगेन इट्स अ केस ऑफ परमानेंट डिफरेंस, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, carrying value of non-current asset held for sale is 4 crores, representing its fair value less cost to sell in accordance with relevant Ind AS। यहाँ पे देखो, जो एनसीए हेल्ड फॉर सेल है उसका फेयर वैल्यू है 4.5, पर कैरिंग अमाउंट है 4। और ये जो कैरिंग अमाउंट है ये कैसे आया है? ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब फेयर वैल्यू 4.5 और ऑब्वियसली कॉस्ट टू सेल 0.5 होगा, इसीलिए ये 4 हो गया। ये हमारा कैरिंग अमाउंट है। अब हम हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए तो हम किस पे लेंगे, 4 पे क्या 4.5 पे, वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका छोटा सा एक बार बता देता हूँ। देखिए, एनसीए जो हेल्ड फॉर सेल है उसके लिए हम कौन सा इंडेक्स अप्लाई करते हैं? उसके लिए हम इंडेक्स 105 अप्लाई करते हैं। और एज पर इंडेक्स 105 हम जो भी एसेट्स एनसीए हेल्ड फॉर सेल है उसे हम किस पे प्रेजेंट करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे प्रेजेंट करते हैं, हम इस पे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एज पर बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसे 103 लगेगा, वो बोलता है हम जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेंगे तो हम फेयर वैल्यू पे लेंगे। तो अब दोनों कंडीशन अगर साथ में होगा तो क्या करेंगे? मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन है और कोई एसेट है जो हेल्ड फॉर सेल है, एनसीए हेल्ड फॉर सेल। अब क्या करेंगे? तो तो इस सिचुएशन में 105 में लिखा गया है कि कोई एसेट बिजनेस कॉम्बिनेशन में, अगर कोई एसेट है जो नॉन करंट एसेट एंड हेल्ड फॉर सेल है, तो उस एसेट को हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही लेंगे एंड नॉट फेयर वैल्यू पे। तो 105 में स्पेसिफिक प्रोविजन लिखा गया है कि जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है उसे हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही लेंगे एंड नॉट फेयर वैल्यू पे। वो अगेन वो 105 में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो वो प्रोविजन प्रिवेल होगा अगेन, और हम 4 पे कैरी करेंगे। मतलब सॉरी, ये तो करंट लाइबिलिटीज है, हम लेंगे ये वाले 4 पे, ये वाले 4 पे लेंगे एनसी हेल्ड फॉर सेल। क्योंकि 105 में लिखा गया है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर कोई एसेट है विच इज हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, तो फिर हम उसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही कैरी करेंगे एंड नॉट फेयर वैल्यू पे जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के प्रोविजन है। फाइन, तो ये क्लियर हो गया कि हम 4 लेंगे। आगे यहां तक हमारा एक पार्ट है, यहां से नीचे से पीसी स्टार्ट होगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले हम नेट एसेट फाइंड कर लेते हैं, हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। चलिए एक एक करके।
स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। पहले हम एसेट से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैरिंग अमाउंट 40 और फेयर वैल्यू 90, तो ऑब्वियसली हम फेयर वैल्यू लेंगे। पीपीई, पीपीई हम 90 पे कैरी करेंगे। नेक्स्ट एसेट इंटेंजिबल एसेट, कैरिंग अमाउंट 20, फेयर वैल्यू 30, तो इंटेंजिबल एसेट हम लेंगे 30 पे फेयर वैल्यू। नेक्स्ट फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट्स 100 350, अगेन इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू 350, इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू पे लेंगे 350 पे। इन्वेंट्रीज है 2020, ओके, तो इन्वेंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं है। इन्वेंट्रीज 20, ट्रेड रिसीवेबल्स 20 है दोनों, ट्रेड रिसीवेबल्स 20, कैश 4, और एनसीए हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जैसे हमने डिस्कस किया फेयर वैल्यू पे नहीं आएगा, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आएगा। 105 का स्पेसिफिक प्रोविजन जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। फाइन, अब हम लाइबिलिटीज में आते हैं। शेयर कैपिटल अदर इक्विटी वो हम कैरी नहीं करते, हम आउटसाइड लाइबिलिटीज कैरी करेंगे। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, बोरोइंग्स है 20, बोरोइंग्स है 20, दो तीन लाइन छोड़ के लिख देता हूँ। लाइबिलिटीज उसमें पहले है बोरोइंग्स, ओके, बोरोइंग्स का अमाउंट क्या दिया है 20। फिर नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर वारंटी एंड करंट टैक्स, करंट लाइबिलिटीज, तो ट्रेड प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, वन सेकेंड, प्रोविजन फॉर वारंटी है, प्रोविजन फॉर वारंटी है, और करंट लाइबिलिटीज अमाउंट 28, 3 और 4 है। चलिए ये तो बेसिक रिकॉर्ड हो गया, अब हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट ये लॉ सूट फाइल वाला, यस डेफिनेटली 0.5 भी कवर होगा और 2 भी कवर होगा, दोनों दोनों कवर होगा। तो 2.5 का कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी 2 प्लस 0.5, पर हम जब डिफर्ड टैक्स क्रिएट करेंगे तो हम सिर्फ 0.5 पे लेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर इंडेमनिफिकेशन एसेट 1 करोड़, तो वो भी आएगा। इंडेमनिफिकेशन एसेट वो 1 करोड़ है, यस, दैट्स इट। आई थिंक सब एसेट लायबिलिटीज आ चुके हैं, ये हमने ले लिया 1 करोड़, उसके बाद दैट्स इट, ये कवर हो गया है। अब हमें डिफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट देखना है। चलिए एक एक करके आते हैं डिफर्ड टैक्स पे। यहाँ पे एक वर्किंग नोट प्रेजेंट कर देते हैं। स्टार्ट हमने किया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। हमने हमारा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था उसे हमने अकाउंट्स में 50 इंक्रीज किया, 50 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने 50 से इंक्रीज किया अकाउंट्स में। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट था 20 एंड 30, मतलब हमने 10 से इंक्रीज किया, 10 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 100 एंड 350, 250 से इंक्रीज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। चलिए नेक्स्ट वन, इन्वेंटरीज नो चेंज, ट्रेड रिसीवेबल्स नो चेंज, कैश नो चेंज, एनसीए हेल्ड फॉर सेल भी नो चेंज, क्योंकि अकाउंट्स में भी हम 4 पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और इनकम टैक्स और टैक्स बेस, जो इनकम टैक्स का टैक्स बेस वो भी 4 ही है। फाइन, कैरिंग अमाउंट सेम है, क्वेश्चन में लिखा गया था जो अकाउंट्स का ओल्ड कैरिंग अमाउंट था वो ही टैक्स बेस है। फाइन, लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस था नहीं, बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन, ये सब फिगर सेम है, तो उसमें कोई चेंजेस है नहीं। आगे जाते हैं, डन दिस मच। फिर आते हैं हम कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी में 0.5 काउंट करेंगे डिफर्ड टैक्स के लिए, लेकिन इनकम टैक्स नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस है, तो 0.5 लेंगे। 0.5 का लाइबिलिटी है कंटीजेंट लाइबिलिटी। फिर नेक्स्ट था इंडेमनिफिकेशन एसेट, नीचे आया था पर उसमें लिखा था शैल नॉट बी क्रिएट, तो हमने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी कि हम डिफर्ड टैक्स नहीं क्रिएट करेंगे। फाइन, दैट्स इट, तो ये हो गया है। तो इतने चेंजेस हुए बेसिकली, और नेट क्या इंपैक्ट हुआ 50 प्लस 10, 310, 309.5, नेट इतना इंक्रीज हुआ है 309.5, इतना जो डिफरेंस है
वो हमारा कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस। ओके, ये जो है ये हमारा डिफरेंस है, कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। तो टैक्स का रेट देख लेते हैं एक बार क्या है। वो क्वेश्चन के आगे पार्ट में दिया है, मैं बोल रहा हूँ फिर से कि तुम्हें एक बार क्वेश्चन एक बार पढ़ के रखना, फिर मेरे साथ सॉल्व करना। टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%। चलिए, तो यहाँ पे हम 30% टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। 309.5 इंटू 30%, तो ये हो गया 92.85। 92.85, तो ये हमारा, देखिए अकाउंट्स में वैल्यू ज्यादा है, टैक्स में वैल्यू कम है। टैक्स बेस कम है क्योंकि हमने अकाउंट्स में नेट 309.5 से इंक्रीज किया वैल्यू को, तो अकाउंट्स में ज्यादा है, टैक्स में कम है, टैक्स बेस कम है। तो अगर टैक्स बेस कम है तो फ्यूचर में कम डेप्रिसिएशन मिलेगा एज कंपेयर टू अकाउंट्स। कम डेप्रिसिएशन मतलब मोर प्रॉफिट मतलब मोर टैक्स, तो ज्यादा टैक्स भरना होगा, इसीलिए डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा। और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं टेम्पररी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, तो ये लाइबिलिटी है 92.85। हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे 92.85 डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। चलिए दैट्स इट। हम टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना है। 90 प्लस 30 प्लस 350 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, तो असेट हो गया है 519। अब हम देख लेते हैं हमारा लाइबिलिटी कितना है। लाइबिलिटी कितना है, 20 प्लस 28 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2.5 प्लस 92.85, 150.35, ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। माइनस करते हैं, 519 माइनस दिस 368.65, तो हमारा नेट एसेट हो गया 368.65। तो यहां पे हम प्रेजेंट करेंगे 368.65। यस, फाइन। आई होप यहां तक समझ गया होगा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि हमने नेट एसेट कैसे कैलकुलेट किया। फाइन। एनसीए एनसीआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा 60% है तो एनसीआई का 40% है। और क्वेश्चन में यहाँ पे एंड में लिखा गया है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं। देखिए मैं बताता हूँ। हाँ, फॉर दिस पर्पज मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। सी, एनसीआई मेजर करने का दो तरीका होता है। एक, ओके, एनसीआई मेजर करने का दो तरीका होता है। या तो हम उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, या तो फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। इस केस में हमें ये वाला ऑप्शन करना है। फाइन, तो हम नेट एसेट पे मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स पे नहीं करेंगे। तो नेट एसेट का 40%, क्योंकि 60% हमारे पास है तो 40% एनसीआई है, तो हम 40% लेंगे। इसका 40%, 368.65 का 40%, दैट इज वन, सॉरी यहां पे नहीं, वो आएगा 147.46। ये हो गया हमारा एनसीआई 147.46। अब हम आगे जाते हैं। अब हम पीसी पे आते हैं कि पीसी क्या है। हमने दो बार शेयर परचेज किया, एक बार 15% और फिर 45%, तो उसका पीसी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। In consideration of the additional stake purchased by H Limited on 1st Jan, it has issued to the selling shareholders of H Limited one equity share of H for every two shares held। दो शेयर के सामने हमने हमारे एक शेयर्स दिए हैं इन H Limited। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एच, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है उसका फेयर वैल्यू ऑन 1st Jan है 10,000 पर शेयर। तो पीसी में क्या आता है, जो होल्डिंग कंपनी अपनी शेयर्स देता है उसका फेयर वैल्यू आएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं वो कितना है। सबसे पहले सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है रुपीज में 12 करोड़, फेस वैल्यू है 100। फाइन, तो चलिए पीसी पे आते हैं। हमने कितना इक्विटी शेयर इशू किया है, इक्विटी शेयर्स 12 करोड़ टोटल शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, इनटू 45%, क्योंकि इस बार तो हमने 45% ही खरीदा है। 15% भी पीसी में आएगा, पर एज ऑफ नाउ ये 12 करोड़ का जब 45% है वो लेंगे। तो इतने शेयर्स हमने टेक ओवर किए, और दो के सामने एक शेयर इशू किया मतलब हाफ। सी, 12 डिवाइड बाई 100, 0.12 करोड़ शेयर्स है, इंटू 45%, तो 0.054 शेयर्स करोड़ में हमने टेक ओवर किए। दो के सामने एक, तो 0.054 के लिए हम 1/2 मतलब 0.027 शेयर इशू करेंगे, और हमारा शेयर का
फेयर वैल्यू है 10,000, तो इंटू 10,000, तो ये करोड़ में सब कुछ, तो 270 करोड़। आई होप ये ओके है। 270 करोड़ हमने अभी फर्स्ट जैन में इशू किया है, 1 नवंबर का भी लेंगे आगे। और क्या दिया है, देखिए पीसी जो होता है ना वो 3 तरीके का होता है। एज पर जो हमारा इंडेक्स है उसके हिसाब से पीसी 3 तरीके का होता है। एक, हम कैश देते हैं एंड शेयर्स देते हैं, जो हम पहले भी करते थे, कैश एंड शेयर्स हम 2 चीज देते हैं। पर अब ये डिफरेंट टाइप की पीसी भी आया है। डिफर्ड कंसिडरेशन, डिफर्ड कंसिडरेशन और कंटिंजेंट कंसिडरेशन, डिफर्ड कंसिडरेशन और कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ये 2 टाइप क्या है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, 3 टाइप के कंसिडरेशन है, और एक कैश और एक डिफर्ड कंसिडरेशन और एक कंटिंजेंट कंसिडरेशन, 3 टाइप के। डिफर्ड कंसिडरेशन क्या होता है, डिफर्ड कंसिडरेशन वो होता है, कंपनी बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें इतना अमाउंट या इतना कैश दूंगा 2 साल बाद या 3 साल बाद, जो भी फ्यूचर में दूंगा, दैट इज डिफर्ड। उसे प्रेजेंट वैल्यू में लाके रिकॉर्ड करना होता है पीसी। और कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो होता है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे, आज के फेयर वैल्यू पे इन पीसी। ये है हमारे इंडियस के प्रोविजन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के प्रोविजंस। कंटिंजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड होगा एट फेयर वैल्यू। चलिए अब हम देखते हैं इसमें और आगे क्या है। ऑन फर्स्ट जैन एच लिमिटेड हैज पेड 50 करोड़ इन कैश टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एच लिमिटेड। एडिशनली ऑन 31st मार्च एच लिमिटेड विल पे 30 करोड़, क्या लिखा है, एडिशनली ऑन 31st मार्च एक्स टाइम, मतलब आफ्टर 2 years and 3 months एच लिमिटेड विल पे 30 करोड़ टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एच लिमिटेड। फ्यूचर में देंगे if return on equity of X Limited for the year ended 31st March X9 is more than 25%, मतलब अगर रिटर्न मोर देन 25% हुआ, कुछ कंडीशन अटैच कर दिया, अगर ऐसा होगा तो हम देंगे। तो इन शॉर्ट ये हमारा कंटिंजेंट कंसिडरेशन है, और कंटिंजेंट कंसिडरेशन हमें रिकॉर्ड करना होता है एट फेयर वैल्यू। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है। H Limited has estimated that the fair value of the obligation as on 1st Jan and 31st March is 22 and 23 crores। टेक ओवर के दिन पे ये 22 करोड़ है, और रिपोर्टिंग डेट ईयर एंड पे 23 हो गया, 1 करोड़ बढ़ गया। तो उसका बाद में फिलहाल अभी हम गुडविल फाइंड कर रहे हैं, कब फाइंड कर रहे हैं, 1st Jan ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। तो आज के दिन हमारा जो उसका फेयर वैल्यू वो है 22 करोड़, तो हम 22 करोड़ ही लेंगे। चलिए यहाँ पे हम फेयर वैल्यू लेंगे 22। 23 जो हो गया वो हम बाद में देखेंगे, पहले एज ऑफ नाउ ये समझ लेते हैं। ये है हमारा फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन। फाइन, आगे नेक्स्ट और क्या लिखा है। The change in fair value of the obligation is attributable to the change in facts and circumstances after the acquisition date। बाद में डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट को। कोटेड प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन 3 डिफरेंट डेट्स, ये अलग अलग डेट पे कोटेड मार्केट प्राइस दिया गया है। यहां तक हमारे पास डेटा है 1st Jan का। इसके बाद जो डेटा आया है ना वो 31st May X7 का, जो हमें बाद में पता चला, तो फिलहाल हम उसे काउंट नहीं करेंगे। हम एज ऑफ नाउ 1st Jan के वैल्यू पे है, 1st Jan पे हमें गुडविल फाइंड करना है। चलिए तो ये 2 चीज हो गया, और आगे आते हैं। अच्छा ये मैंने मिस कर दिया, ऑन 1st Jan एच लिमिटेड हैज पेड 50 करोड़ इन कैश, हमने कैश भी तो दिया है 50 करोड़, वो भी लेंगे पीसी में, कैश भी दिया है। चलो 50 करोड़ का कैश, और हमने 15% शेयर्स पहले ही खरीद लिए थे, ये वाला, तो हमें ये भी काउंट करना होगा। अगेन इंडिया का प्रोविजन क्या है, तो ये लिखो फेयर वैल्यू ऑफ ऑलरेडी हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू ऑफ ऑलरेडी हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट। हमने जो इक्विटी 15% ऑलरेडी परचेज करके रखा है उसका फेयर वैल्यू, तो ठीक है भाई उसका फेयर वैल्यू फाइंड करते हैं, ये प्रोविजन है। तो हमने 12 करोड़ शेयर्स है, डिवाइड बाय 100, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, और इंटू 15%, क्योंकि हमने 15% शेयर्स खरीदा है, हमने 15% शेयर्स खरीदा है। ओके, तो इस 12 करोड़ डिवाइड बाय 100 यानी 0.12 करोड़ इंटू 15%, दैट इज 0.018 करोड़ शेयर्स हमने खरीदा था। तो हमने जब खरीदा था तो वो दिन पे मार्केट प्राइस क्या था, वो दिन पे मार्केट प्राइस 350 था, तो हमने तो 350 में खरीदा। लेकिन अब बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन पे उसे रीमेजर करना पड़ेगा, और उसे जो डेट ऑफ एक्विजिशन का फेयर वैल्यू है 395 उस पे लाना होगा। इन शॉर्ट 45 रुपीज का जो अप्रिसिएशन है वो पीएनएल में जाएगा, और हमारा इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, और हम पीसी में काउंट करेंगे 395, हम पीसी में काउंट करेंगे 395, तो ये हो जाएगा इंटू 395 जो उसका फेयर वैल्यू है, तो इंटू 395।
तो ये आ गया 7.11 करोड़। तो ये है पीसी, दैट्स इट। ऐड कर लेते हैं इस चारों फिगर को, तो वो आता है 349.11। आई होप ये पॉइंट समझ गया है सबको। ध्यान देना, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने होल्डिंग कंपनी के शेयर का फेयर वैल्यू लिया है, जो आज परचेज करें, जो हम शेयर्स दे रहे हैं। यहाँ पे हम शेयर्स दे रहे हैं, यहाँ पे हमने कैश ही दिया है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम जो सब्सिडरी का फेयर वैल्यू हम उस पर मेजर कर रहे हैं। फाइन, तो पीसी आ गया है 349.11। आगे जाते हैं ये भी। तो फाइनली हमारा गुडविल 349.11 प्लस 147.46 माइनस 368.65। तो गुडविल हो गया हमारा 127.92। ये हमारा गुडविल है। आई होप ये समझ गया होगा। सी, अच्छा, ये जो मैंने गुडविल कैलकुलेशन किया है, सिंपल लॉजिक है। पीसी इतना हमने एक्चुअली पे किया है, एनसीआई उतना हम हमारे बुक्स में कैरी करेंगे ना, तो मैं सामने वाले का लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा हूँ। तो इट इज एज गुड एज पीसी, कि मैं किसी को 349 दे रहा हूँ और 147 उसका लाइबिलिटी मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो टोटल पीसी ये हो गया एक टाइप से। और हमने फिर नेट एसेट कितना टेक ओवर किया, 368 कंपेयर करेंगे, तो हमने पेमेंट ज्यादा किया है, तो ये हमारे लिए गुडविल हो गया। फाइन, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। गुडविल कैलकुलेशन डन, दैट्स इट। आगे जाते हैं। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन में और क्या पूछा है। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। What should be the goodwill or bargain purchase gain to be recognized by H Limited in its financial statement for the year ended 31st March X7? वो हमने कर लिया। सेकंड उन्होंने पूछा है, पहले ये लेते हैं, ये इजी है। What should be accounting treatment of contingent liability as on 31st March X7? अब देखिए, कंटिजेंट जो था, हमारा जो कंटिजेंट कंसिडरेशन था, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा। तो जो कंटिजेंट कंसिडरेशन होता है, उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो इनिशियल रिकग्निशन मतलब डे वन पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डे वन पे उसे हम पीसी में इंक्लूड करेंगे एट फेयर वैल्यू। और सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में जब बैलेंस शीट बनेगा तब कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तब हमें देखना होगा कि ये इक्विटी कैटेगरी है, ये लाइबिलिटी कैटेगरी है। अगर इक्विटी कैटेगरी है तो सेम वैल्यू नो चेंज, तो सेम रहेगा, नो चेंज, चेंज को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर लाइबिलिटी कैटेगरी है तो अगेन उसे हम फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। यहाँ पे हमें इंड एस 109 के प्रोविजन और 32 के प्रोविजन देखने पड़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, कि इक्विटी कब होता है, लाइबिलिटी कब होता है। तो हमारा बेसिकली फाइनेंशियल लाइबिलिटी का डेफिनेशन ही क्या था, कि व्हेन देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी, अगर मुझे पैसा देना है तो उसे हम लाइबिलिटी बोलेंगे। और पैसा नहीं देना है, व्हेन देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे मनी, तो उसे हम इक्विटी बोलेंगे। तो उसे हम इक्विटी बोलेंगे। इस केस में क्या हो रहा है, देखिए जरा। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो ये कंटिजेंट कंसिडरेशन था, वो क्या था, हमें क्या देना था। यहाँ पे लिखा था एडिशनली ऑन 31st March एच लिमिटेड विल पे 30 करोड़। एच लिमिटेड विल पे 30 करोड़। यहाँ पे विल पे मतलब हमें पैसा देना है, पैसा देना है मतलब ये इक्विटी हुआ कि लाइबिलिटी हुआ, तो ये लाइबिलिटी हुआ। ये लाइबिलिटी हुआ क्योंकि हमें पैसा देना है, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी, सो इट कम्स इन द कैटेगरी लाइबिलिटी एंड नॉट इक्विटी। ये चीज ध्यान रखो। और उसका जो फेयर वैल्यू था वो पहले 22 करोड़ था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और फिर 23 हो गया, तो 1 करोड़ बढ़ गया। तो 1 करोड़ बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे वो जो लॉस है, वो जो कंटीजेंट कंसिडरेशन पे लॉस है, वो हम 1 सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो अब मैं सी पार्ट बता रहा हूँ। तो कंटीजेंट कंसिडरेशन 1 जैन पे उसका फेयर वैल्यू था 22 करोड़, और 31st March ईयर एंडिंग में आ गया, फेयर वैल्यू हो गया है 23। 1 करोड़ से बढ़ गया तो लॉस पीएनएल में जाएगा। देखिए, लाइबिलिटी का चेंजेस हमेशा पीएनएल में जाता है, और इक्विटी का मोस्ट ऑफ द टाइम जब चेंज हुआ अगर कुछ, तो वो रिटर्न अर्निंग्स में जाएगा, पर लाइबिलिटी तो ऑलवेज पीएनएल। तो पीएनएल डेबिट 1 करोड़ टू कंटीजेंट कंसिडरेशन 1 करोड़। तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट में आते हैं। Will the amount of non-controlling interest, goodwill or bargain purchase gain so recognized in A above subsequent to 31st March X7 if yes provide relevant journal entries? चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, उस पे आते हैं। हमारे पास एक डेटा है यहाँ पे, ये पैरा है जो जिसमें कुछ नया एसेट क्रिएट हुआ है, उसके रूल्स पे आते हैं। चलिए, ऑन 31st May X7, हाँ, on 31st May X7 X Limited learned that certain customer relationship existing on 1st Jan which met the recognition criteria of an intangible asset as on that date were not considered during the accounting of business combination for the year ended 31st March X7.
The fair value of such customer relationship as on 1st Jan was 3.5 crores. Okay. एक बार ये पैरा पे फिर से आता हूँ, एक बार स्टार्टिंग से रीड करता हूँ. On 31st May X7, H Limited learned that certain customer relationship. अब ये जो पैरा है वो कस्टमर रिलेशनशिप पे बेस्ड है. Certain customer relationship existing as on 1st Jan, which met the recognition criteria of an intangible asset on that date, were not recognized, were not considered in the accounting of business combination for the year ended 31st March X7. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो करंट केस में हमारा 1st Jan है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए हम किसी एसेट का फेयर वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते. तो यहाँ पे एज पर स्टैंडर्ड हमारे पास 1 ईयर का एक विंडो होता है जिसे मेजरमेंट पीरियड बोलते हैं, जिसे मेजरमेंट पीरियड बोलते हैं. तो इसका मतलब होता है कि अगर 1 ईयर के अंदर, मैक्सिमम 1 ईयर है, अगर कंपनी को एक्वायरर को चाहिए कि नहीं, वो पहले भी विंडो क्लोज कर सकता है. तो एज पर स्टैंडर्ड हमारे पास 1 ईयर का विंडो है. और उस 1 ईयर में अगर हमें पता चलता है, उस 1 ईयर में अगर हमें पता चलता है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि करंट सम में हमें बाद में पता चला कुछ कौन सा डेट 31st मई है. यस, 31st मई. हमें 31st मई में पता चला कि यहाँ पे कोई कस्टमर रिलेशनशिप का एसेट था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था. कस्टमर रिलेशनशिप का कोई एसेट है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, इट वाज नॉट कंसीडर्ड, पर वो एसेट वो दिन पे था. ऐसा नहीं कि बाद में क्रिएट हुआ, वो दिन पे था और वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है. ओके. तो उसका कैसे अकाउंटिंग करना है वो समझ लेते हैं. तो स्टैंडर्ड बोल रहा है कि भाई 1 ईयर मैक्सिमम 1 ईयर टाइम पीरियड, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर अगर तुम्हें पता चलता है कि कोई एसेट है जो छूट गया है तो हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इन दैट के जो चेंजेस होंगे वो गुडविल पे चेंजेस होंगे. क्योंकि अगर वो चीज वो दिन पे ही 1st Jan पे रिकॉर्ड कर दिया होता तो क्या होता, अगर वो चीज 1st Jan पे रिकॉर्ड कर दिया होता तो क्या होता, तो गुडविल चेंज होता. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी गुडविल चेंज होगा. तो बस यही बताना है, मतलब हम अकाउंटिंग सब्सिक्वेंटली कर रहे हैं पर वो इम्पैक्ट गुडविल को ही करेगा. तो ये 1 ईयर का मेजरमेंट पीरियड है. ओके, ये 1 ईयर का मेजरमेंट पीरियड है. 1 ईयर के अंदर अगर पता चला तो ही हमें ये करना है. और ये जो मेजरमेंट पीरियड का विंडो है वो 1 ईयर के पहले भी हम क्लोज कर सकते हैं, 1 ईयर के अंदर भी हम क्लोज कर सकते हैं. ओके. चलिए, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है. ऑन 31st May, एच लिमिटेड लर्न दैट सर्टेन कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग ऑन 1st Jan, ये एग्जिस्टिंग था ऑन 1st Jan, which met the recognition criteria of an intangible asset were not considered, तो हमें कंसिडर करना है क्योंकि ये एसेट 1st Jan में था पर हमें नहीं पता था. ओके. द फेयर वैल्यू ऑफ सच रिलेशनशिप ऑन 1st Jan was 3.5 crores. Assume that there are no temporary differences associated, तो डिफर टैक्स नहीं क्रिएट होगा. तो हमें ये कस्टमर रिलेशनशिप 3.5 crores में प्रेजेंट करना है. ये जो कस्टमर रिलेशनशिप एसेट है वो 3.5 crores में प्रेजेंट करना है. तो ये बी का एंट्री मैं यहाँ पे कर देता हूँ. तो कस्टमर रिलेशनशिप ये एक एसेट करके क्रिएट होगा, वैल्यू 3.5 करोड़. अब ये जो एसेट आया है तो क्या ये एसेट पूरा होल्डिंग को मिलेगा, तो ऑब्वियसली नो, ये दोनों में डिवाइड होगा, होल्डिंग में भी डिवाइड होगा और एनसीआई में भी. तो इसका 40% जाएगा एनसीआई को, 3.5 का 40% जाएगा एनसीआई को जो कि 1.4 होगा, और रिमेनिंग 60% जाएगा होल्डिंग को. तो होल्डिंग कंपनी क्या क्रिएट करेगा वो समझ लेते हैं. होल्डिंग कंपनी क्या क्रिएट करेगा, तो होल्डिंग कंपनी इसे गुडविल क्रिएट करेगा. देखिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ. एनसीआई मेजरमेंट करने का दो तरीका होता है, या तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स या तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, मतलब आईएनए पे वैल्यू करेंगे. अगर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स पे करते हैं तो वो फुल गुडविल होता है, और अगर नेट एसेट पे मेजर करते हैं तो वो पार्शियल गुडविल होता है. तो इस केस में वो पार्शियल गुडविल है, मतलब जो गुडविल है इट बिलोंग्स टू होल्डिंग. और अगर फेयर वैल्यू पे होता तो जो गुडविल होता वो दोनों का होता, होल्डिंग प्लस एनसीआई का दोनों का होता. तो अगर यहाँ पे हम अगर अगर हम यहाँ पे हम फेयर वैल्यू वाला मेथड कर रहे होते हैं, तो अगर हम फेयर वैल्यू वाला मेथड करते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते थे यहाँ पे, कस्टमर रिलेशनशिप डेबिट, कस्टमर रिलेशनशिप अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पूरा का पूरा अमाउंट गुडविल में जाता था 3.5, क्योंकि गुडविल दोनों का गुडविल है तो दोनों का गुडविल कम हो गया होता. पर प्रेजेंट सिनेरियो में ये नेट एसेट फेयर वैल्यू पे मेजर, आईएनए पे मेजर किया हमने एनसीआई, तो ये पार्शियल गुडविल है, मतलब दैट गुडविल बिलोंग्स ओनली टू होल्डिंग, वो खाली होल्डिंग का गुडविल है. अब वो क्योंकि खाली होल्डिंग का गुडविल है तो यहाँ पे हम होल्डिंग के जगह पे हम गुडविल क्रिएट करेंगे तो उतना होल्डिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा. जो गुडविल, गुडविल क्या होता है, गुडविल इज अ लॉस. और यहाँ पे एक नया एसेट आया कस्टमर रिलेशन, उस एसेट में होल्डिंग का शेयर 2.1 है, तो टू दैट एक्सटेंट होल्डिंग का
लॉस यानी गुडविल कम हो जाएगा क्योंकि उसे और एसेट मिल रहा है। और ये हम कब तक कर सकते हैं, ये जो हमने एक्सरसाइज किया ये मेजरमेंट पीरियड में कर सकते हैं जो मैक्सिमम 1 ईयर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके पहले हमें अगर विंडो बंद करना है ये मेजरमेंट पीरियड का तो हम कर सकते हैं। फाइन, तो ये भी हो गया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसका वैल्यू था 3.5 crores। आगे, on 31st May itself, H Limited further learned that due to additional customer relationship being developed during the period Jan to March, the fair value of such relationship has increased to 4 crores। अब वैल्यू 3.5 से 4 crores हो चुका है ऑन 31st मार्च। ओके, मतलब फर्दर चेंजेस हुए बेसिकली। हाँ ओके, तो अब हम क्या करें, देखिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसका फेयर वैल्यू था 3.5। बाद में उसका फेयर वैल्यू हो चुका है, ईयर एंडिंग में फेयर वैल्यू हो चुका है 31st मार्च X7 में 4 crores हो गया। तो अब एक चीज समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर रिलेशनशिप जो होता है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट इज गवर्न्ड बाय, कस्टमर रिलेशनशिप इज गवर्न्ड बाय इंड AS 38। और एज पर इंड AS 38, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एज पर इंड AS 38 कस्टमर रिलेशनशिप शुड नॉट बी क्रिएटेड। हम उसे ऐसा एन एसेट नहीं बुक्स में बता सकते हैं, ये है एज पर इंड AS 38। क्योंकि कस्टमर्स का कोई लॉयल्टी नहीं होता है, कस्टमर्स आज है कल नहीं है। तो अगर मेरे पास कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप है, तो 100% वो हमारा एसेट नहीं, कंफर्म प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए वो एज पर इंड AS 38 क्रिएट नहीं होगा। लेकिन एज पर बिजनेस कॉम्बिनेशन हम जब 103 कर रहे हैं तो ये एसेट क्रिएट होगा एज पर 103। ये फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे। तो हम इसे फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे ऑन 31st मार्च। 31st में हमने उसे, जो हमारा ओरिजिनल गुडविल था, हमने कम कर दिया और उस तरीके से हमने कस्टमर रिलेशनशिप को रिकॉर्ड किया है। तो इसका मतलब अब बिजनेस कॉम्बिनेशन का प्रोविजन इस तरीके से कुछ है कि कस्टमर रिलेशनशिप इवन दो वो 38 एज पर इंडिया 38 नहीं उसको एसेट बता सकते हो, पर ऑन द एक्विजिशन डेट हम उसे एसेट बताएंगे, हम उसे नेट एसेट की कैलकुलेशन में लेंगे। एंड वंस बिजनेस कॉम्बिनेशन इज डन, तो उसका सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग बाद में क्या करना है, तो बाद में हमें इंडिया 38 के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स डे वन पे हमें 103 अप्लाई कर रहे हैं, पर सब्सिक्वेंटली हमें 38 अप्लाई करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम 38 अप्लाई कर, अब क्या करें, तो डे वन में हमने 103 अप्लाई किया, डे वन में हमने 103 अप्लाई किया, और सब्सिक्वेंटली हम 38 अप्लाई करेंगे, और 38 के हिसाब से तो कस्टमर रिलेशनशिप रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए यहाँ का जो फेयर वैल्यू 3.5 है और 31st मार्च का फेयर वैल्यू 4 है, तो ये जो इंक्रीज है 0.5 उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम उसे इग्नोर करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो दैट्स इट, जो चेंज है उसे हमें इग्नोर करना है, जो सब्सिक्वेंट चेंज है वो हम इग्नोर करेंगे। ओके, दैट्स इट। आई होप ये सब समझ गया, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ओके, चलिए विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो बाय।